हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि जो आरएसएम एसएसपी बोर्ड है, उस आरएसएम एसएसपी बोर्ड के द्वारा जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 परीक्षा थी, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए अनिवार्य हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। बोर्ड के द्वारा अभी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जो है वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही बोर्ड की वेबसाइट पर या बोर्ड के द्वारा किसी भी माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाए जाने की इंफॉर्मेशन दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, उसी समय आपको वह इंफॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रह करके इस वैकेंसी से रिलेटेड और अन्य वैकेंसियों से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे रिसीव कर सकते हैं। तो बच्चों, बात कर लेते हैं इस सूचना सहायक वैकेंसी के बारे में। यह जो सूचना सहायक वैकेंसी थी, इस सूचना सहायक वैकेंसी के अंदर जो कुल पद थे वो थे आपके 3415। टोटल पदों की संख्या कितनी थी? टोटल पदों की संख्या थी 3415, जिसमें जो आपके नॉन टीएसपी के पद कितने थे? नॉन टीएसपी के पद थे आपके 3062 पद, और जो टीएसपी के पद कितने थे? टीएसपी के पदों की संख्या थी 353। तो इस प्रकार से कुल 3415 पदों के ऊपर यह वैकेंसी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। अब डीवी के अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो डीवी जो है, उस डीवी के अंदर डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप के दौरान आपने क्या इंफॉर्मेशन जो है वो उस फॉर्म फिलिंग के दौरान भरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसमें कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन भरी है तो डीवी के दौरान आपको उसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है, अदरवाइज आपका जो आवेदन है उसको बोर्ड के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे आपने उसमें फाइनल सिलेक्शन ही क्यों ना ले लिया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो जरूरी क्या है कि आपके द्वारा फॉर्म फिलिंग के दौरान सारी की सारी एंट्री जो है वो प्रामाणिक एंट्रीज होनी चाहिए, वो सत्य एंट्री होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी। तो जो हमारी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट वैकेंसी है, इस इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया था वो यह था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए, या उस ग्रेजुएशन से ऊपर पीजी की डिग्री या उसके समतुल्य कोई भी डिग्री हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात इनके द्वारा कही गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या तो ये वाली डिग्री होनी चाहिए, ये वाली डिग्री क्या? कंप्यूटर साइंस, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस बीटेक डिग्री हो सकती है, या फिर उसके ऊपर की कोई भी पीजी डिग्री हो सकती है, तो वो होनी चाहिए। या फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। देखो, ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया था भाई, आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखकर ही फॉर्म फिलअप किया था कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जो आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान आपने अपनी एजुकेशनल क्राइटेरिया, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताई है, आपको उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है उस डीवी के दौरान दिखाना पड़ेगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो इस फर्स्ट पॉइंट का होना चाहिए, या जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया है इसका होना चाहिए, या फिर जो ये थर्ड पॉइंट है उसका होना चाहिए, या फिर फोर्थ पॉइंट उसका, या फिर 5वां पॉइंट जो है उसका होना चाहिए। ये जो आपके पॉइंट है, इनमें जो लास्ट के 3 पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में
किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, उसके समतुल्य डिग्री हो सकती है, या फिर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा संचालित ओ लेवल या उससे हायर लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र यानी कि इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर आपका यहां से देखिए आप, जो आपका ये वाला पॉइंट है, जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इन तीनों में ग्रेजुएशन तो है ही है, और ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर एजुकेशन यानी कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, बकायदा उसके साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये इसके अंदर क्लियरली आपका मेंशन किया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे आपने फॉर्म भी भरा होगा बच्चों। तो जिस बेसिस पे आपने फॉर्म भर के यहां तक की एग्जाम को फाइट किया है, उस बेसिस का प्रमाण पत्र, उस बेसिस का सर्टिफिकेट आपको डीवी के अंदर पेश करना होगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, और आपने इतनी मेहनत की, उस मेहनत का यहां पर कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन औरों के साथ कई बार क्या है, हम एफिडेविट या शपथ पत्र पेश कर सकते हैं, इनके साथ किसी प्रकार का शपथ पत्र नहीं चलेगा। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमसे कहा है, देखो हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपसे 2 टाइम मांगा जाएगा। जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, अभी तो हम डीवी की बात कर रहे हैं। डीवी के दौरान क्या होता है, डीवी के दौरान आपसे जिस जिले के आप हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हो, उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ के द्वारा चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, या फिर जो मेडिकल जूरिस्ट वहां पर है, अगर कोई मेडिकल बोर्ड बना हुआ है तो जो मेडिकल जूरिस्ट है, उस मेडिकल जूरिस्ट या सीएमएचओ के द्वारा प्रमाणित हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करवाना होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो। इसलिए आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपका यहां मांगा जाता है, एज ए टाइम ऑफ डीवी मांग रहे। दूसरा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना, तो ज्वाइनिंग के बाद में भी आपका क्या होता है, हेल्थ चेकअप होता है, और वह हेल्थ चेकअप जो है उसके अंदर भी आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना जरूरी है। फिलहाल हम डीवी की बात कर रहे हैं, और हम यही दुआ करते हैं, हम यही चाहते हैं कि आपका 2 बार हेल्थ सर्टिफिकेट जो है बोर्ड मांगे, ताकि आप क्या हो, डीवी के लिए भी जाएं, और डीवी के बाद में फाइनल सिलेक्शन के अंदर भी जब आप चयनित हो जाएं और आप ज्वाइनिंग करें, उस दौरान भी आप हेल्थ सर्टिफिकेट पेश करो। एक टीचर के लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए यही सबसे खुशी की बात होती है कि जिनको वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो बच्चे उनसे किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं, तो उन टीचर्स के लिए, उन इंस्टीट्यूट के लिए ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है। तो बच्चों, आपके लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा है, वो हेल्थ सर्टिफिकेट उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये कहा है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हो, उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ यानी चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, इसमें लिखा भी है, देखो आप, कि उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट द्वारा, अगर मेडिकल बोर्ड होगा तो मेडिकल जूरिस्ट होगा वहां पे, तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। क्या बताएगा वह, कि आप किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक, यानी कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो, और अपने कर्तव्य की निर्वहन के अंदर क्या हो, पूरी तरीके से आप अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हो। इसीलिए आपसे एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो है बोर्ड के द्वारा मांगा जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो चाहिए यहाँ पे, जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, वह चरित्र प्रमाण पत्र कितने चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके 1+2 होने चाहिए, यानी कि टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपसे मांगे जा रहे हैं। पहला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कहां से मांगा जाएगा, वो मांगा जाएगा जहां से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की है, उस लास्ट एजुकेशन कंप्लीट करने वाली जगह के प्रिंसिपल से या फिर शिक्षा अधिकारी से। देखो, कई सवाल क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं कि सर हमने तो प्राइवेट किया है, तो प्राइवेट किया है तो ये आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो, या फिर जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है उस शिक्षा अधिकारी के पास से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है कि आपको टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। पहला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहां से लास्ट एजुकेशन अचीव की है, उस लास्ट एजुकेशन अचीव वाले इंस्टीट्यूट से आपको जो प्रिंसिपल है वहां का प्रधानाचार्य लिखा है यहाँ पे, या शिक्षा अधिकारी लिखा है, तो वहां का जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा या शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा, यानी कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना होगा। और खास बात क्या है कि उसके अंदर मिनिमम, देखो आपका कैरेक्टर
अच्छे से भी ऊपर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा जो है वो उसके अंदर मार्किंग अच्छी की तो होनी ही होनी चाहिए। साथ में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं वो कौन से मांगे गए हैं? 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा पेश किए, ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा जारी किए जाएंगे और उनकी अवधि भी आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या होने चाहिए? उस कैंडिडेट के किसी भी प्रकार से रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों क्या बताया मैंने? टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। 3 कौन कौन से चाहिए? पहला चाहिएगा आपको जहां से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन अचीव की है, उस लास्ट एजुकेशन अचीव करने वाले इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से या फिर शिक्षा अधिकारी से। और 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो चाहिए वो उन 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से चाहिए जिनको आप पहली बात तो जानते नहीं है, और दूसरा उनके द्वारा जो हस्ताक्षरित कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन की दिनांक के 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर कट बात है इतनी? ठीक है, ये किसकी बात हो गई? ये बात होगी हमारे हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात हो गई, ये हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी बात हो गई। राष्ट्रीयता वगैरह आप जानते हो, इंडिया का राष्ट्रीय भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर जो क्लोज दिए गए हैं वो क्लोज हम पढ़ लेंगे डायरेक्टली। देखो, हम आपको जो बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कोई नई नहीं बता रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको पढ़ के ही निकाली गई है। आप भी पढ़ सकते हो, और आपके अगर समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में हमारे द्वारा भी समझा दिया जाता है, इतना ही इसमें किया जा रहा है। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा है आयु के बारे में, आयु का पॉइंट हम लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अभी एक पॉइंट आया है आपका, पॉइंट नंबर 10 कह रहा है विवाह पंजीयन। देखो, जो भी कर्मचारी ज्वाइन करने वाले होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उनके लिए हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर क्या है, राजस्थान बोर्ड में एक सर्कुलर नंबर दिया है, ये सर्कुलर नंबर है, यह सर्कुलर नंबर जो कि 22/5/2006 को यह सर्कुलर जारी हुआ था। तो इस सर्कुलर में क्या कहा गया? इस सर्कुलर में यह कहा गया है कि इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, आपका डीवी हो गया, डीवी हो जाने के बाद जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो उस दौरान आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट तो पेश करना ही होगा। जिन कैंडिडेट का मैरिज हो चुका है, होता क्या है कि जब अपने को ज्वाइनिंग लेटर देते हैं उसको आपको पूरा फिल करना पड़ता है, तो उस ज्वाइनिंग लेटर में आपका मैरिटल जो स्टेटस है वो फिर से भरना पड़ता है। एक बार तो हम फॉर्म फिलिंग के दौरान देते हैं, दूसरा फॉर्म फिलिंग तो हमारा हो चुका, हमारा डीबी हो चुका, फिर उसके बाद जब ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें एक फॉर्म और मिलता है जिसके अंदर हमें अपना मैरिटल स्टेटस भरना होता है, क्योंकि आपके डिपेंडेंट जो होंगे वो आपके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर ही तो आपके डिपेंडेंट बनेंगे। या तो डिपेंडेंट मदर फादर होंगे आपके, या डिपेंडेंट कौन होगा? आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे। तो अगर मैरिड नहीं है उस कंडीशन में मदर फादर हैं, अगर मैरिड हैं और साथ में बच्चे भी हैं तो एक मैरिज सर्टिफिकेट लगाने के बाद ही वो आपके डिपेंडेंट हो पाएंगे और आप आरजीएच जैसी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो अगर आपने राजकीय सेवा में नियुक्ति कर ली है तो नियुक्ति के दौरान आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना क्या होगा? अनिवार्य होगा, आपने जो मैरिटल स्टेटस भरा है उस मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखा है इसमें कि यह सर्कुलर नंबर दिया गया है जो कि इस डेट को जारी हुआ था, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको मैरिज सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या बता रहा है हमसे। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो उन कर्मचारियों के लिए होते हैं जो ऑलरेडी सरकारी सेवा के अंदर हैं। तो जब कोई कर्मचारी सरकारी सेवा के अंदर है और वह अपनी जॉब को छोड़कर किसी दूसरी वैकेंसी के लिए, जॉब को छोड़े बिना मतलब जब वह किसी दूसरी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में वह जिस डिपार्टमेंट में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहा है उस डिपार्टमेंट को उसे इंटीमेट करना जरूरी होता है, और साथ ही साथ उस डिपार्टमेंट से उसे जिस नई वैकेंसी में उसने अप्लाई किया है उसके लिए एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। और यह नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब वह डीवी में जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो उसे वहां पर यह नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा कि वर्तमान डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, मैं नई एग्जाम दूं, मैं नई जगह ज्वाइन करूं, उसे इस वर्तमान डिपार्टमेंट में जिसमें मैं सेवा दे रहा हूं उसे कोई आपत्ति नहीं है। तो सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जिस वर्तमान सेवा के अंदर वह कार्य कर रहे हैं उस वर्तमान सेवा वाले डिपार्टमेंट से एक एनओसी, एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, और उस नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को वो डीवी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पेश करेंगे। और जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के दौरान
उन्हें उस डिपार्टमेंट से जिसमें वह कार्य कर रहे थे वहां से एक रेजिग्नेशन लेटर, एक त्याग पत्र की कॉपी लेके आना अनिवार्य है। और उस त्याग पत्र की कॉपी को भी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जहां पर वह ज्वाइन कर रहा है पेश करना पड़ेगा। तो ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संबंध के अंदर डिपार्टमेंट यानी कि जो आपका आरएसएमएसएसपी बोर्ड ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ इसमें, सर्टिफिकेट के संदर्भ में कुछ आपके प्रोविंस दिए हुए, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान दिए गए, पहला कह रहा है कि अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। मान लो कि आपने किसी रिजर्व कैटेगरी के थ्रू क्या फॉर्म भरा, आपने किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर क्या किया है, अप्लाई किया है। तो जब रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास उस रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आधार भी तो था। आधार क्या था, आपका उस रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ सर्टिफिकेट था। तो जब आपने किसी आरक्षित पद का लाभ लिया है तो वह आरक्षित पद का लाभ तभी दे होगा जब आपके पास उस आरक्षित पद के लाभ को लेने के लिए उसका एक प्रूफ हो, एक आपके पास एक आधार हो। और आधार क्या होगा, उस रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। जब बोर्ड उसकी जांच कर लेगा डीवी के दौरान तभी आपको उस आरक्षित पद का लाभ मिलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीवेंट नहीं है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास क्यों मांगा भाई, मूल निवास इसलिए मांगा है कि जो राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आपके पास राजस्थान का मूल निवास है, आपके पास क्या है, आपके पास बोनेफाइड है राजस्थान का, और बोनेफाइड के साथ में क्या है, आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उस कंडीशन में आपने जिस भी रिजर्व कोटे के तहत फॉर्म भरा है तो उस रिजर्व कोटे का आपको बेनिफिट दिया जाएगा, उसी समय से आपको बेनिफिट अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लो कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लेके आ गए, ठीक है, लेकिन आप आउटसाइड राजस्थान हो तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। मान लो एक भी चीज आपके पास नहीं हुई उस कंडीशन में राजस्थान की, तो आपको आपकी उस रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि आवेदक को वर्ग विशेष यानी कि आपकी जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, या आपकी ओबीसी है, एमबीसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व, यानी कि आपने जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपने दिखाया है इसके अंदर, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हो, आप ओबीसी का फायदा लेना चाहते हो, आप एससी का फायदा लेना चाहते हो, आप एसटी का फायदा लेना चाहते हो, या आप एमबीसी का फायदा लेना चाहते हो, ये फायदा लेने के लिए जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है ना बच्चों, ये सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, जो आपकी आवेदन करने की दिनांक थी, आवेदन करने की तारीख थी, उस आवेदन करने की तारीख से पहले का होना चाहिए। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी ना, उस आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का जारी हुआ होना चाहिए। अगर उससे पहले का जारी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर बोर्ड ने एक नया क्लोज इसमें जोड़ा था। तो क्लोज क्या कहता है, देखो ये एक सर्कुलर डेट दी है बोर्ड ने, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये बोर्ड के द्वारा एक सर्कुलर डेट जारी की गई, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार इसके अंदर एक क्लोज जोड़ा गया, यानी कि 17/10/2022 के 17 अक्टूबर 2022 को बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी किया था जिसमें उसने क्या कहा था कि पहले शर्त तो ये थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। लेकिन बाद में क्लोज में एक बात जोड़ दी गई इस 17/10/2022 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट पहले का नहीं है तो उस कंडीशन में आपसे एक एफिडेविट भरवा लिया जाएगा, और उस एफिडेविट की लैंग्वेज क्या होगी, उस एफिडेविट की लैंग्वेज होगी कि वह कैंडिडेट आवेदन की अंतिम तिथि को जिस कैटेगरी से उसने फॉर्म फिलअप किया है उस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता रखता था, तथा अगर कोई गलत सूचना पाई जाएगी तो उस गलत सूचना पाए जाने पर उसकी नियुक्ति कैंसिल की जा सकती है। यानी कि आपको क्या करना है, पहले तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट अपने रिजर्व कोटे का फायदा उठाने के लिए लगाया है वह आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर वह आवेदन
कंडीशन के बाद बनवाया गया है तो उस कंडीशन के अंदर ये कंफर्म होना चाहिए कि आप उस रिजर्व कोटे का बेनिफिट उठाने के योग्य हो, और उसी कंडीशन में बोर्ड आपसे एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र भरवा लेता है जिसके अंदर यह लिखा होता है कि अगर कोई आपने जब फॉर्म भरा था तो आप उस संबंधित वर्ग की पात्रता रखते थे, और अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन पाई जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो कैंडिडेचर है, आपकी जो नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकेगी। ये एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या होता है कि जो एससी और एसटी का जाति प्रमाण पत्र होता है वो तो क्या होता है, वो तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, वो तो क्या होता है, वो तो आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, ठीक है। और जो आपका ओबीसी है, देखो ओबीसी बारे में क्या लिखा है, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने पर, यानी कि जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं, जो आपके कौन से हैं, जो आपके ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं, उस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं, उन ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर, यानी कि क्या लिखा है इसके अंदर, इसका क्लेरिफिकेशन दिया है अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में क्लेरिफाई किया है कि क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। तरह ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी कि ओबीसी का जो नॉन क्रीमिलियर में कोई कैंडिडेट है तो उस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य तो 1 वर्ष के लिए ही होगा, लेकिन एक शर्त इसमें यह है कि अगर वह अगले 3 वर्षों के अंदर, 3 वर्ष होने पर तो उसे नया बनवाना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष हो गए तब तो उसे नया बनवाना है, लेकिन अगर 3 वर्ष नहीं हुए हैं तो उससे भी एक एफिडेविट जो है वो भरवा दिया जाएगा, और उसकी लिमिट भी यही होगी कि आप जो है वर्तमान के अंदर आपने जिस कोटे से अप्लाई किया है उस कोटे की सारी शर्तों को, उस कोटे की सारी योग्यताओं को पूरा करते हो, और आपके द्वारा यह जो दिया गया एफिडेविट है ये 3 साल तक भरवाया जा सकता है। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर हो गए तो उस कंडीशन में आपको नया सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको उस दौरान आपकी समस्या सामने ना आए। अगला पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, अगले पॉइंट के अंदर ये दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, सॉरी एक पॉइंट ये रह गया हमारा, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को, जो अति पिछड़ा वर्ग है इसको यहां से एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग जो है उस अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देगा। हुआ क्या था कि जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग था उसने 21/6/2019 को 21/6/2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, और उस सर्कुलर में उसने जो भी जातियां आपके एमबीसी में आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं, उनका नाम उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और उस सर्कुलर में एक बात और लिखी है कि 21/6/2019 को जारी सर्कुलर जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया था, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो एमबीसी के लिए रिजर्व कोटा मिलेगा वो ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही देय होगा। अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा। ये बात किसमें कही गई है, ये हमारे इस तारीख को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी सर्कुलर के अकॉर्डिंग बात कही गई है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास, आपको बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जिसकी मैरिज हो चुकी है तो उस कंडीशन के अंदर जिस भी रिजर्व कोटे से वह फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करती थी वह रिजर्व कोटे का जो सर्टिफिकेट बनेगा उसमें हस्बैंड का नाम नहीं होगा, बल्कि नाम किसका होगा, नाम उसके पति का होगा, सॉरी उसके नाम जो है उसके पिता का होगा, पिता का निवास स्थान होगा, और पिता की ही आय के आधार पर वह प्रमाण पत्र जारी होगा, ना कि पति की आय के आधार पर या पति के नाम के आधार पर या पति के निवास स्थान के आधार पर। मतलब जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो अपने रिजर्व कोटे का फायदा उठाने के लिए, वो आपके पिता के नाम पर जारी हुआ होना चाहिए, ना कि आपके हस्बैंड के नाम पर। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है बच्चों।
अगला क्या बता रखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति के प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही हमने बताया जो अदरवाइज वह लाभ नहीं ले पाएगी। आर्थिक रूप से जो कमजोर यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की गई है, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के कैटेगरी के कैंडिडेट के द्वारा जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाया जाता है उसकी वैधता क्या बताई गई है। उसकी वैधता के लिए भी इन्होंने एक सर्कुलर का हवाला दिया कि जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ये सर्कुलर नंबर है और ये सर्कुलर जो है वो 6/5/2022 के दौरान जारी किया गया था, जिसमें क्या कहा था कि राज्य के लिए जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार उक्त इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सत्यापित संलग्न पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट होते हैं उन्हें अपनी आय प्रमाण पत्र जारी करवाना होता है, तो जो उनके द्वारा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी किया गया है वैसे तो वह 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है, लेकिन अगर वह अगले वर्ष के अंदर भी उस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वह लगातार 3 वर्षों तक एक शपथ पत्र दे सकता है, एक एफिडेविट दे सकता है, लेकिन 3 वर्ष कंप्लीट होने पर उसे क्या करना पड़ेगा, अधिकतम 3 वर्ष तक ऐसा कर सकता है। उसे 3 वर्ष के बाद तो उसे नया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले वह एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट के माध्यम से अपने कैंडिडेचर के बारे में बता सकता है। अगला हमसे क्या कह रहा है कि दस्तावेज सत्यापन के समय मूल शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके दौरान भरी गई है फॉर्म फिलिंग के दौरान वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या अपनी शैक्षिक योग्यता बताई है, क्या आपने अपनी आयु बताई है, क्या आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताया है, क्या आप डाइवोर्स स्टेटस था आपका, क्या आप भूतपूर्व सैनिक कोटे से बिलोंग करते थे, या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से बिलोंग करते थे, या फिर आप एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। वो जो जो आपने वहां पर भरा है उन सबके डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए ताकि आप अपने कैंडिडेचर को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा सकें। भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ जो है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी जो सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र है या एनओसी प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करने पर दिया होगा। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उन भूतपूर्व सैनिक को जब उन्होंने फॉर्म फिलिंग किया था, ये जो आवेदन की अंतिम तिथि थी, उस आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जो भी कैपेबल अधिकारी था उस कैपेबल अधिकारी से एक सर्टिफिकेट रिसीव कर लेना था कि या तो सेवानिवृत्ति का या फिर एनओसी का सर्टिफिकेट जो है उन्हें लेना जरूरी था जब वो भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से अप्लाई कर रहे थे। उस कंडीशन में अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन के संदर्भ में यही कहा गया है कि जो खेल प्रमाण पत्र यानी कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जारी किया गया था वो भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का होना चाहिए, तभी वह उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ ले पाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई विधवा कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, कोई हमारी जो महिला है वो विधवा की श्रेणी से बिलोंग कर रही है, मतलब विडो कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रही है, तो उस कंडीशन में उसके पास 2 चीजें होना जरूरी है। 2 चीजें कौन सी? नंबर 1 चीज तो क्या है, पति का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसके पति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा उसके पास एक ऐसा लीगल प्रूफ होना चाहिए जो इस बात को इंश्योर करे, इस बात की प्रमाणिकता दे कि जो डेथ सर्टिफिकेट वह महिला पेश कर रही है उस महिला के द्वारा पेश किए गए डेथ सर्टिफिकेट में जो हस्बैंड का नाम वर्णित है, हस्बैंड का नाम उल्लेख है, उस हस्बैंड के नाम के साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो यह बताए कि वह उसकी पत्नी है। जैसे आपका राशन कार्ड हो सकता है, जैसे अगर संतान है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, जैसे विवाह प्रमाण पत्र हो सकता है। मतलब आपको 2 सर्टिफिकेट पेश करने पड़ेंगे, एक हस्बैंड की डेथ का सर्टिफिकेट और दूसरा सर्टिफिकेट जो इस बात की पुष्टि करता हो कि डेथ हुआ जो पर्सन है वो आपका पति ही था। यह प्रमाणित करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट आप वहां पर लगा सकती हैं। अगर कोई डाइवोर्स्ड महिला है तो उस कंडीशन में उसे क्या करना होगा, उस कंडीशन में उसे फॉर्म फिलिंग करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का जो हमारे कोर्ट के द्वारा जारी किया गया आदेश है उस आदेश की कॉपी जो इस बात की पुष्टि करे कि उस महिला की जिसने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उसकी आवेदन अंतिम तिथि से पहले उसे क्या हो चुका है, उसका डाइवोर्स हो चुका है। यह सर्टिफिकेट भी उसे पेश करना क्या होगा, जरूरी होगा, तभी उसे पात्र माना जाएगा, अन्यथा उसे पात्र नहीं माना जाएगा।
ये मैंने बताया था कि अगर राजकीय सेवा में कोई है तो मैरिज सर्टिफिकेट उसे पेश करना जरूरी है। और अगर संतान है, राजकीय सेवा में कोई ज्वाइन कर रहा है और संतान है, तो उसे संतान संबंधी घोषणा पत्र भी पेश करना क्या है, जरूरी है। ठीक है। डाइवोर्स महिला के संदर्भ में एक बात और कही गई है कि जब तक उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक ये इंश्योर करना जरूरी कि उनका विवाह नहीं हुआ हो। अगर उनसे पहले विवाह हो गया तो उस कंडीशन में उसे डाइवोर्स कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा वही पॉइंट वापस आ गए कि अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट, मैंने बताया था कि 1+2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एक आपके अंतिम संस्थान से या फिर शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और 2 आपको ऐसे अधिकारियों द्वारा जो कि क्या आपके नोन नहीं हो और आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट इनके द्वारा जारी किए गए वो 6 महीने से पुराने ना हो। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है ये कब होता है? पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद होता है। ज्वाइनिंग के बाद में क्या होता है, डिपार्टमेंट पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है, और वह पुलिस वेरिफिकेशन इस बात के लिए करवाया जाता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा केस ना लगा हो, ऐसा कोई क्लेम आपके ऊपर ना हो रखा हो जो आपकी राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए बाधा बनने का काम हो। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है। अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा, वही मैंने बताया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद में आपके पास 2 चीजें रह जाती हैं, एक तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट करवाएगा, और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि आपके द्वारा बनवाया जाएगा। कब? जब आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो उस दौरान आपको ये 2 चीजें चाहिए। ठीक है। कुछ और पॉइंट भी है बच्चों, जैसे कि ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, वही एनओसी की बात है कि मैंने आपको सब बता दी कि एनओसी के अंदर क्या होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वर्तमान विभाग जिसमें आप काम कर रहे हो है जारी करेगा, और आपको डीवी के दौरान एनओसी सर्टिफिकेट देना होगा, और ज्वाइनिंग के दौरान आपको अपनी लास्ट सर्विस से रेजिग्नेशन लेटर जो है उस बोर्ड के अंदर पेश करना पड़ेगा। उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देनी होगा, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आप पेश करने जा रहे हैं वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए, अदरवाइज आपको उस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपने अपने कोटे का फायदा उठाने के लिए, जो भी आपने रिलैक्सेशन लेने के लिए काम किया है, वो आपको बेनिफिट दे नहीं होगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और किसी पर, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो फॉर्म फिलिंग के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैलिड इंफॉर्मेशन वही होती है। एक इंपॉर्टेंट लाइन और रहेगी इसके अंदर कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो किसी एग्जाम से डिबार किया गया हो, किसी एग्जाम से वंचित किया गया हो, तो उस कंडीशन में वह उसने अगर फॉर्म भरा है अपना ये सूचना सहायक वाला, तो उस कंडीशन में उसके कैंडिडेचर को कंसीडरेशन एक ही कंडीशन में किया जाएगा कि उसके डिबार होने की अवधि जो है वो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त हो गई है। अगर उसकी, जैसे मान लो कि ये फॉर्म जो था वो 23 जनवरी को भरा गया था, तो 23 जनवरी से पहले उसके डिबार होने का जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो गया, तब तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसका कैंडिडेचर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये बच्चों हमारे द्वारा आपको वो पॉइंट बताए गए हैं जो कि डीवी के दौरान क्या होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डीवी के दौरान जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहली बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैंने फॉर्म फिलअप के दौरान क्या इंफॉर्मेशन दी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसकी एक पीडीएफ अपने पास सेव कर लेनी चाहिए, और इस दौरान जब आप डीवी में जा रहे हो तो उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट निकाल कर अपने द्वारा भरी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं जो आपने दी थी, उन सभी सूचनाओं को सत्यापित कर लें, और उन सूचनाओं के आधार पर ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान दी है वही इंफॉर्मेशन वैलिड मानी जाएगी, तो उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वैलिड डॉक्यूमेंट आपके द्वारा पेश किया जाना जरूरी है, अदरवाइज आपके सामने समस्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों ये हमने आपको हमारी सूचना सहायक वैकेंसी के अंदर क्या क्या डीवी के दौरान आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, सूचनाएं बताई गई। इन सूचनाओं को जानकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इन जो भी सूचना आपको यहाँ बताएगी उन सूचनाओं को क्रमवार आप एक बार दोबारा देख लेना, ताकि आपको इन सूचनाओं को किसी भी प्रकार से आपके कंफ्यूजन की कंडीशन डेवलप ना हो। ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहे और आप हमारे से लगातार जुड़े रहें।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।